भारतीय संस्कृति बेजोड़ व विस्तृत विभिन्नताओं से भरी है, जिसमें अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक नृत्य, भक्ति नृत्य व सामाजिक व राज्यों से जुड़े अन्य नृत्य शामिल हैं। आज हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कथक व लखनऊ घराने के गुरु पंडित शंभू महाराज की बात करेंगे। शंभू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक में एक लोकप्रिय नाम थे। पंडित शंभू महाराज का जन्म वर्ष 1910 में हुआ था और वह शास्त्रीय नर्तक बिरादरी के बीच एक प्रसिद्ध नाम थे। वो एक नर्तक थे जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के लखनऊ घराने से संबंधित थे। शंभू महाराज का जन्म लखनऊ में शंभुनाथ मिश्र के रूप में हुआ था। वे कालका प्रसाद महाराज के सबसे छोटे बेटे थे, जो उस समय के अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में थे। कालका प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद थे, जो नवाब को कथक की बारीकियां सिखाने के लिए जाने जाते थे। शंभू महाराज ने नृत्य की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की, जिसके बाद अपने चाचा बिंदादिन महाराज और अपने सबसे बड़े भाई अच्छन महाराज से प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिसके बाद उन्होंने उस्ताद रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा और 1952 में दिल्ली में कथक केंद्र में शामिल हुए, जिसे पहले भारतीय कला केंद्र के नाम से जाना जाता था। उन्हें नृत्य विभाग के प्रमुख के रूप में शीर्ष पद पर पदोन्नत किया गया। उनके शिष्यों में सबसे लोकप्रिय कथक प्रतिपादक उनके भतीजे बिरजू महाराज, कुमुदनी लखिया, दमयंती जोशी, भारतीय गुप्ता, उमा शर्मा और रीना सिंघा हैं। उनके बेटे राम मोहन महाराज भी उनके शिष्य थे और अपनी शैली का प्रदर्शन हमेशा जारी रखते थे। महाराज बाद में नृत्य कथक विभाग के प्रमुख बने। उन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके दो बेटे कृष्ण मोहन और राम मोहन और एक बेटी रामेश्वरी थी। उनके शिष्यों में कथक के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक उनके भतीजे बिरजू महाराज, कुमुदिया लक्ष्मी, दमयंती जोशी, माया राव, भारतीय गुप्ता, उमा शर्मा, विभा ददीच और रीना सिंघा हैं। उनके पुत्र राम मोहन भी उनके शिष्य थे। 4 नवंबर 1970 को शंभू महाराज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के पहले 3 महीने तक नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान में उनका गले के कैंसर का इलाज किया गया था। 2 नवंबर 1936 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने टेलीविजन सेवा शुरू की थी और यह विश्व की पहली रेगुलर हाई डेफिनेशन सेवा थी। बीबीसी की स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी। इस न्यूज एजेंसी को 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर 1922 को बीबीसी ने अपना पहला डेली रेडियो सर्विस शुरू किया था। शाम के 6 बजे उनका पहला प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो कि एक न्यूज बुलेटिन था। इसके बाद मौसम की जानकारी दी गई, जिसे ऑर्थर बरोज ने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा था। लेकिन बीबीसी ने अपने वर्ल्ड सर्विस की शुरुआत 19 दिसंबर 1932 को की थी। ये शुरुआत किंग जॉर्ज पंचम के एक क्रिसमस मैसेज से हुआ था, जो उन्होंने ब्रिटेन समेत दुनिया के उन हिस्सों के लिए जारी किया था जहां अंग्रेजी हुकूमत थी। ये मैसेज शॉर्टवेव पर प्रसारित किया गया था। बीबीसी के अनुसार भौगोलिक इलाके, भाषा चयन और ऑडियंस तक पहुंचने के नजरिए से इसे देखा गया तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टर है। वहीं बीबीसी ऑनलाइन की बात करें तो यह साल 1997 में शुरू हुआ था और टीवी की बात करें तो बीबीसी दुनिया का पहला ब्रॉडकास्टर था जो 1936 में ही हाई डेफिनेशन टेलीविजन सर्विस देता था। भारत में बीबीसी की सेवाएं 1940 में शुरू की गई थी। हालांकि 1972 में बीबीसी को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। उस समय दिल्ली के ब्यूरो चीफ रहे मार्क टुली को वापस इंग्लैंड जाना पड़ा था। हालांकि इस समय बीबीसी भारत में बहुत अधिक सक्रिय है। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इस समय अंग्रेजी सहित 40 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु और पंजाबी प्रमुख हैं। कहते हैं किसी भी देश के विकास को जानने के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में अपनी बातों को रखा है, जिसकी वजह से इतिहास की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकी है। इतिहास मनुष्य और समस्त मानव जाति द्वारा की गई उन्नति का विवरण जानने के लिए एक मील का पत्थर है। समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हमें इतिहास जानना बेहद जरूरी है। अतीत का अध्ययन कर हम अपनी बहुमूल्य विरासत और व्यक्तित्व को जान सकते हैं, जिनके बारे में हमारे समाज को बहुत कम बताया गया है। और आज हम ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें शायद आप लोगों में से कम ही लोग जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक अनिल काकोडकर की।
अनिल काकोडकर का जन्म आज के दिन 11 नवंबर 1943 को वर्तमान मध्य प्रदेश के बड़वानी रियासत में हुआ था। उनके माता पिता का नाम कमला काकोडकर और पुरुषोत्तम काकोडकर था। दोनों वैचारिक रूप से महात्मा गांधी के पक्षधर थे। काकोडकर की प्रारंभिक शिक्षा बड़वानी और खरगोन में हुई थी और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई चले गए, जहां उन्होंने रूपारेल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके बाद VJTI की पढ़ाई पूरी की। फिर मुंबई विश्वविद्यालय से 1963 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1964 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गए। यहीं से उन्होंने कार्य करते हुए 1969 में नॉटिंघम विश्वविद्यालय में प्रायोगिक तनाव विश्लेषण में मास्टर डिग्री हासिल की। 1969 में वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीजन में शामिल हो गए और ध्रुव रिएक्टर के डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पूरी तरह से मूल लेकिन उच्च तकनीक वाली परियोजना थी। वह 1974 और 1998 में भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षणों के वास्तुकारों की टीम के मुख्य हिस्सा थे। इसके साथ ही उन्होंने कलपक्कम में 2 रिएक्टरों और रावत भाटा में पहली इकाई के पुनर्वास में काम किया था, जो एक समय पर बंद होने के कगार पर था। 1996 में वो BARC के निदेशक बने और 2000 से वो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी बने। यही नहीं, उन्होंने 250 से अधिक वैज्ञानिक पत्र भी प्रकाशित किए। उनका मानना है कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए, खासकर सस्ते राष्ट्रीय थोरियम संसाधनों के इस्तेमाल से। वह उन्नत भरी पानी रिएक्टर को डिजाइन करने में लगे हुए हैं, जो चालक ईंधन के रूप में प्लूटोनियम के साथ प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में थोरियम यूरेनियम 233 का उपयोग करता है। इन सभी बातों के अलावा काकोडकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुणे के साथ साथ कई बोर्डों, आयोगों और अन्य संगठनों के सदस्य रहे हैं। इन्हें 1999 में पद्म भूषण और 26 जनवरी 2009 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 20 अक्टूबर 1962 का वो दिन आखिर हम कैसे भूल सकते हैं, जिस दिन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बाद चीन ने भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और ये दिन भारत के इतिहास में बहुत तारीखी दिन बना, जिस दिन भारत चीन का युद्ध हुआ और इस घातक सिद्ध हुए युद्ध ने एक नहीं अनेक शहीदों को शहादत को चूमने पर मजबूर कर दिया। दरअसल युद्ध क्षेत्र में हमारी सेना पहाड़ी युद्ध का लगातार भीषण तौर पर सामना कर रही थी, जहां पर ठंड इतनी अधिक थी कि हमारे सैनिक ऊंचाई पर पहुंचकर लड़ने की बजाय ठंड की वजह से शहादत ले रहे थे। दूसरा, उस समय हमारे देश की सैन्य तादाद चीन के मुकाबले बहुत कम थी, जिसके चलते हमारी सेना के हथियार और सैनिक पूरी तरह आधुनिक न होते हुए भी केवल अपने साहस, देशभक्ति, धैर्य और जज्बे के बल पर चीन से लंबे समय तक लोहा लेते रहे। जहां हमारे सैनिकों की तरफ से किया गया हर वार उल्टा पड़ रहा था, तो वहीं चीन की तरफ से फेंका जाने वाला एक पत्थर भी बड़ी मिसाइल की तरह काम कर रहा था। लड़ाई ऊंचाई वाली जगह पर हुई थी और अक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद साल्ट फ्लैट का एक बड़ा रेगिस्तान था, जहां अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और उसकी कई चोटियां 7000 मीटर से ज्यादा ऊंची है। सैन्य सिद्धांत के मुताबिक आमतौर पर एक हमलावर को सफल होने के लिए पैदल सैनिकों के 3:1 के अनुपात की तादाद में अपनी आवश्यकता होती है। पहाड़ी युद्ध में यह अनुपात काफी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलाके की भौगोलिक रचना दूसरे पक्ष को बचाव में मदद करती है। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था और चीन की सेना वहां की उच्चतम चोटियों पर कब्जा कर चुकी थी।
चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 में लद्दाख और मैकमोहन रेखा को पार करके एक साथ हमले ताबड़तोड़ तरीके से शुरू कर दिए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर बहुत भारी साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांगला एवं पूरब में तवांग दर्रा पर कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो इलाकों में से एक में अपनी वापसी की घोषणा भी की। 62 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भीषण युद्ध चल रहा था, जहां एक तरफ भारतीय सेना के 126 जवान ही केवल भारत मां की आन बान और शान के लिए चाइना के 3000 से अधिक सैनिकों के साथ दो दो हाथ कर रहे थे, जिसमें हिंदुस्तानी सेना के जवानों ने पूर्वी क्षेत्र में जब भारी संख्या में चीन की सेना के हमले की जानकारी अपने आला अधिकारी को दी तो अधिकारी ने वापस पीछे हटने का आदेश दे दिया, जिस पर वहां तैनात कमांडर ने अपनी जगह से पीछे न हटकर युद्ध में डटे रहने का तत्काल फैसला लिया। यह युद्ध लगभग 72 घंटों तक चलता रहा, जिसमें एक एक करके हमारे जाबाज जवान अपने प्राणों की आहुति देते रहे और आखिर में उस पूरी बटालियन में से महज एक ही भारतीय सपूत बचा, जिसका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिसने अकेले ही 300 से भी अधिक चीनी सैनिकों के साथ भीषण युद्ध में एक एक को धूल चटाई। तो चीनी सैनिकों ने युद्ध के नियमों को ताक पर रखते हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को रात के अंधेरे में चारों तरफ से घेर लिया और बर्बरता से उनका गला रेत कर अपने साथ ले गए, जिसे हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री नेहरू का भरोसा तोड़कर चीन ने भारत पर हमला किया। युद्ध के 59 साल बाद भी आज तक सीमा विवाद जारी है। आज का दिन भारतीय कूटनीतिक विफलता की कहानी भी सुनाता है। 20 अक्टूबर 1962 को ही चीन ने भारत पर सुनियोजित हमला किया था। चीन की सेना ने न केवल सीमा पार की बल्कि दोस्ती के नाम पर धोखा भी दिया। भारत 1947 में आजाद हुआ और 1949 में चीन रिपब्लिक बना। शुरुआत में दोस्ताना रिश्ते थे। दावे ऐसे भी हैं कि भारत ने चीन की खातिर संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर दोस्ती बढ़ाई थी। दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ा जब 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी। 1962 तक भारत चीन के बीच विवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला कर दिया। भारत युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने भारत ने 10-20 हजार सैनिक उतारे थे। युद्ध एक महीने खिंचा और 21 नवंबर 1962 को चीन ने जब सीज फायर की घोषणा की तब तक भारत को बहुत नुकसान हो चुका था। एक महीने चले युद्ध के बीच नेहरू ने देशवासियों को सिर्फ लड़ाई के पहले दिन यानी 20 अक्टूबर को ही संबोधित किया। एक महीने तक नेहरू और भारतवासियों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। दूसरी बार वह 20 नवंबर को बोले और वो भी बेहद निराशाजनक खबरों के साथ। नेहरू ने देशवासियों को बताया कि चीनी दोहरी नीति पर चल रहे हैं। एक तरफ तो वो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके हमले लगातार जारी हैं। चीन के एक शीर्ष स्ट्रेटेजिस्ट वांग जिसी ने 2012 में दावा किया था चीन के बड़े नेता माओ त्से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन की नाकामयाबी के बाद सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी पर फिर से नियंत्रण कायम करने के लिए भारत के साथ युद्ध छेड़ा था।
इस तरह 20 अक्टूबर का दिन देशवासियों को वह भी याद दिलाता है कि नेहरू ने जिस तरह हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भरोसे की दोस्ती पर दिया, उसे किस कुटिलता और किस धूर्तता के साथ चीन ने न केवल नकारा बल्कि आपसी धोखेबाजी की बड़ी एक ऐसी मिसाल कायम की जो काले दिन की तरह हिंदुस्तान के लिए याद रखी जाएगी। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने की घोषणा हुई। आज ही के दिन राजधानी के स्थानांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस दिल्ली दरबार में हजारों की भीड़ के सामने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। इस दिल्ली दरबार में भारत के अलग अलग राज्यों से रजवाड़े, उनकी रानियां और कई विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। साल 1911 के उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की नींव रखी और दिल्ली को राजधानी का जामा पहनाने की कवायद तेज कर दी। शहर की वास्तुकला और योजना सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाई। जल्द ही लुटियंस ने अन्य स्थानों के निर्माणों पर विचार करना शुरू कर दिया। दरअसल दिल्ली के निर्माण की योजना बनाने के लिए स्थापित दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज स्विंटन तथा सदस्यों के रूप में जॉन ए ब्रोडी और एडविन लुटियंस ने उत्तर तथा दक्षिण दोनों जगहों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन अधिक लागत होने के कारण वायसराय ने इसे अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली के केंद्रीय धुरी जो इंडिया गेट के पूर्व में है, इसे उत्तर दक्षिण धुरी बनाना था, जिसे एक अंत पर राष्ट्रपति भवन तथा दूसरे अंत पर पहाड़गंज से जोड़ने की योजना थी। परियोजना के प्रारंभिक वर्षों के दौरान कई पर्यटकों का मानना था कि ये धरती को स्वर्ग से जोड़ने वाला एक द्वार था। जगह की कमी संबंधी बाधाओं और उत्तर में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्थलों की उपस्थिति के कारण समिति ने दक्षिणी भाग का चयन किया। रायसीना की पहाड़ी के ऊपर एक स्थल, पहले रायसीना गांव, एक मेव गांव को राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए चुना गया, जिसे तब वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था। इस पसंद का कारण ये था कि पहाड़ी सीधे दीन पनाहगढ़ के सामने स्थित थी, जिसे दिल्ली के प्राचीनतम क्षेत्र इंद्रप्रस्थ का स्थल भी माना जाता था। इसके बाद नींव का पत्थर 1911 और 1912 के दिल्ली दरबार से स्थानांतरित किया गया, जहां कोरोनेशन स्तंभ खड़ा था और सचिवालय के फोरकोर्ट की दीवारों में जड़ा था। राजपथ, जिसे किंग्सवे के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक फैला हुआ है। सचिवालय भवन, जिसमें से 2 विभाग राष्ट्रपति भवन और भारत सरकार के मंत्रालयों और संसद भवन दोनों बेकर ने डिजाइन किए, संसद मार्ग पर स्थित है और राजपथ के समानांतर चलते हैं। साल 2011 में दिल्ली महानगर की जनसंख्या 168 लाख थी। दिल्ली की जनसंख्या इसे दुनिया में 5वीं सबसे अधिक आबादी वाला और भारत का सबसे बड़ा महानगर बनाती है। क्षेत्रफल के अनुसार दिल्ली दुनिया के बड़े महानगरों में से एक है। मुंबई के बाद वो देश का दूसरा सबसे अमीर शहर है और दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण पश्चिम और भारत एशिया के शहरों में दूसरे नंबर पर आता है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों, वृक्ष आच्छादित मार्गों और देश के कई संस्थानों और स्थल चिन्हों के लिए जानी जाती है। 13 नवंबर 1985 का दिन इतिहास में दर्दनाक तारीख के रूप में दर्ज है, क्योंकि इस दिन दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित कोलंबिया देश में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से 50,000 की आबादी वाले शहर आर्मेरो राख और धूल से ढक गया था और इसकी लगभग आधी आबादी हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई थी। कोलंबिया के उस भयानक ज्वालामुखी विस्फोट को 38 साल हो चुके हैं, जिसमें एक पूरा शहर बर्बाद हो गया था और 25,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। लेकिन चिंता की बात है कि अब एक बार फिर से वहां कई प्रकार के ज्वालामुखी सक्रिय हो गए हैं, जिसने 4 दशक पहले ये भयंकर तबाही मचाई थी। ज्वालामुखी को बीते महीने और गैस उगलते हुए देखा गया। कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस ने बताया कि नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी में कुछ दिनों से ध्यान देने की गतिविधि देखने को मिल रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 13 नवंबर 1985 को इस ज्वालामुखी ने इतनी ज्यादा गर्मी पैदा की थी, जिसने स्थायी रूप से पहाड़ के ऊपर जमी बर्फ को पिघला दिया था और जब ये तबाही आई थी तो इसने हजारों लोगों की जान ले ली थी। और एक ऐसी घटना जब सामने आई थी जिसने लोगों को स्तब्ध कर दिया था। अपने नष्ट हुए घर के मलबे में फंसी 13 वर्षीय ओमायरा सांचेज की गर्दन तक पानी और कीचड़ में फंसी तस्वीर ने कोलंबियाई और दुनिया भर के लोगों को पूरी तरह से झकझोर दिया था। 13 नवंबर को हुए इस विस्फोट को 20वीं सदी का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। इस विस्फोट को कोलंबियाई इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा भी माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार नेवाडो डेल रुइज 11 सालों से अधिक समय से स्थिर रहा। स्थिरता की वजह से
यह अवधि 11 सालों से ज्यादा चली। इस दौरान थोड़ी बहुत फ्यूलोमिक गतिविधि देखने को मिली। जियोलॉजिकल सर्विस ने वर्तमान राख उत्सर्जन को प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफिक भी पोस्ट किया है, जो 2014 और 2015 के सालों से काफी मिलता जुलता है। हालांकि अब इस ज्वालामुखी पर नजर रखी जा रही है। इन सभी बातों से जो एक बात निकल कर आता है कि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम हमें जरूर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। और हम देखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान सहित दुनिया भर में हर वर्ष प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और इतना कुछ बर्बाद कर जाती हैं जिससे मानव जीवन तहस नहस हो जाता है। कोलंबिया के अलावा दुनिया के कई देश हैं जहां पर हर साल ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और कई बार तो ऐसा विस्फोट होता है जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, उससे एक से बढ़कर एक समस्या हमारे सामने आ रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ करने का सीधा परिणाम लोगों को आज के समय में भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए अब पूरे देश और दुनिया को यह संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में प्रकृति से छेड़छाड़ करना यानी अपने जीवन को एक तरह से चुनौती देना। अपने साथ साथ इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं सबके जीवन खतरे में आ जाएंगे। इसलिए प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर पर सुरक्षा में चूक, जहां 9 जवानों ने दी थी अपने प्राणों की आहुति। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। आज ही का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख है जिस दिन लोकतंत्र के मंदिर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारियों ने अपना बलिदान दिया था। 9 बलिदानियों ने आतंकवादियों के हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को भी ढेर कर दिया गया। माना जाता है कि संसद के कई सदस्य और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा राज्य मंत्री रहे हरीन पाठक जैसे सरकारी अधिकारी अभी भी रुके हुए थे जो हमले के समय इमारत में थे। उस समय प्रमुख राजनेताओं सहित 100 से अधिक लोग संसद भवन के अंदर थे। बंदूकधारियों ने अपनी कार पर एक नकली पहचान स्टिकर का इस्तेमाल किया और इस तरह से संसदीय परिसर के आसपास तैनात सुरक्षा को आसानी से तोड़ दिया। आतंकियों के पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्तौलें थी। बंदूकधारियों ने अपना वाहन भारतीय पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार में घुसा दिया और गोलीबारी शुरू करते हुए बाहर निकल गए। उपराष्ट्रपति के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों पर जवाबी गोलीबारी की और फिर परिसर के द्वार को बंद करना शुरू कर दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने सबसे पहले आतंकवादियों को देखा और अलार्म बजाने पर उन्हें गोली मार दी गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जब एक बंदूकधारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो उसका आत्मघाती जैकेट फट गया। इसके बाद अन्य 4 बंदूकधारी भी मारे गए, जिसमें मंत्री और सांसद बाल बाल बच गए। हमले में मारे गए लोगों की कुल संख्या 9 थी और हमले में कम से कम 17 अन्य लोग भी घायल हुए थे। 11 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन के संबोधन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रस्तावित किया। 11 दिसंबर 2014 को ही संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंतराल पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सुझाव दिया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य ने जबरदस्त समर्थन के साथ पारित कर दिया। बता दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 2014 के दिसंबर महीने की 11 दिनांक को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकृत और अनुमोदित कर दिया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई। 21 जून की तिथि का सुझाव भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था, क्योंकि 21 जून को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सर्वाधिक लंबा दिन होता है और इसका विश्व के अनेक भागों से गहरा और साझा संबंध है। बता दें कि पतंजलि को आधुनिक योग के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने योग सूत्र लिखे जो प्राचीन योग विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में बताते हैं।
तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को भारत के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक योग का जनक भी जाना जाता है। योग प्राचीन काल से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर से योगाभ्यास होता आ रहा है। ये दिन हर एक भारतवासी को गौरवान्वित करवाने वाला दिन है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारतीय संस्कृति से जुड़ा योग विदेशों तक पॉपुलर हो रहा है। हर साल दुनिया भर में तमाम देशों के बीच योग दिवस का प्रतिनिधित्व भारत करता है। बॉलीवुड ने देश को एक से बढ़कर एक शानदार और दबंग अभिनेता दिए हैं, जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किरदार निभाए हैं, और उन्हीं में से एक थे अमजद खान। आज के इतिहास में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के दबंग अभिनेता अमजद खान के बारे में, जिनका जन्म 1943 में विभाजन से पूर्व लाहौर में हुआ था। वह भारतीय फिल्मों में जाने माने अभिनेता जयंत के पुत्र थे। उनकी पहली फिल्म शोले थी, जो कि हिंदी सिनेमा की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। उनको यह फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के कारण मिली थी। वास्तव में शोले के गब्बर की भूमिका पहले शत्रु को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और ये भूमिका अमजद खान को मिल गई, जिसके बाद बॉलीवुड में उनका नाम हो गया। शोले के अलावा अमजद खान ने कुर्बानी, लव स्टोरी, चरस, हम किसी से कम नहीं, सैकड़ों हिट फिल्मों में यादगार भूमिका निभाए। अमजद खान ने अपने लंबे करियर में ज्यादातर नकारात्मक भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सितारों के सामने दर्शक उन्हें खलनायक के रूप में देखना बहुत पसंद करते थे और वो स्टार विलन के रूप में काम करते थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं अभिनीत की, जिसमें शतरंज के खिलाड़ी, दादा कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना प्रमुख है। निर्देशक के रूप में भी उन्होंने हाथ आजमाए। चोर पुलिस और अमीर आदमी गरीब आदमी नामक उन्होंने 2 फिल्में बनाई, लेकिन उनकी असफलता के कारण आगे उन्होंने फिल्मों को निर्देशन करना बंद कर दिया। एक कार दुर्घटना में अमजद बुरी तरह से घायल हो गए। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लोकेशन पर वो जा रहे थे। ऐसे समय में अमिताभ बच्चन ने उनकी बहुत मदद की थी। अमजद खान तेजी से ठीक होने लगे, लेकिन डॉक्टरों की बताई दवाई के सेवन से उनका वजन और मोटापा इतनी तेजी से बढ़ा कि वो चलने फिरने में और अभिनय करने में कठिनाई महसूस करने लगे। वैसे अमजद मोटापे की वजह खुद को मानते थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि फिल्म शोले की रिलीज से पहले उन्होंने अल्लाह से कहा था, यदि फिल्म सुपरहिट होती है तो वो फिल्मों में काम करना छोड़ देंगे। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन अमजद ने अपना वादा नहीं निभाते हुए अपना काम जारी रखा। मोटापे के कारण उनके हाथ से कई फिल्में फिसलती गई। 27 जुलाई 1992 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दहाड़ता गब्बर हमेशा के लिए सो गया। अमजद ने हिंदी सिनेमा की खलनायक की इमेज के लिए इतनी लंबी लकीर खींच दी, आज तक उससे बड़ी लकीर कोई और नहीं खींच पाया है। आज 14 दिसंबर है, साल के 12 महीने का 14वां दिन, जो आज के इतिहास में एक नई जगह रखता है। देश में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उनका भारतीय संविधान के रूप में महत्वपूर्ण योगदान था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के सिवान जिले के जिरादेई में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय श्रीवास्तव संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उनकी माँ कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी, जो अपने बेटे को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। जब वो बच्चे थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। तब वो अपनी बड़ी बहन की देखभाल में पले बड़े। आज ही के दिन 14 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तो प्रसाद को संविधान सभा ने पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया। राष्ट्रपति के रूप में प्रसाद ने पदाधिकारी के लिए गैर पक्षपात और स्वतंत्रता की परंपरा स्थापित की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि एक औपचारिक राज्य प्रमुख, प्रसाद ने भारत में शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित किया और कई अवसरों पर नेहरू सरकार को सलाह दी। 1957 में प्रसाद राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुने गए और 2 पूर्ण कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने। प्रसाद लगभग 12 वर्षों की सबसे लंबी अवधि तक पद पर बने रहे। अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और सांसदों के लिए नए दिशा निर्देश बनाए, जिनका आज भी पालन किया जाता है। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास का स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई थी।
देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनके तमाम कार्यों से आज भारत खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर यानी बाल दिवस के अवसर पर हम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा नेहरू के जीवन से जुड़ी तमाम रोचक बातें बताएंगे। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जाने माने नेता। नेहरू ने 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली। 15 साल की उम्र में आगे की शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड पहुंच गए। 2 साल बाद वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री ली और इसके बाद लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की भी पढ़ाई पूरी की। नेहरू ने इंग्लैंड में 7 साल बिताए और 1912 में वो भारत लौट आए। साल 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी कर ली और 1917 में उन्होंने इंदिरा गांधी को जन्म दिया। 1916 में पंडित नेहरू महात्मा गांधी से मिले और उनसे काफी प्रभावित हुए और राजनीति में सक्रिय हो गए। 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पहले किसान मोर्चा का आयोजन किया। 1920 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन के समय उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। 1923 में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। 1926 में नेहरू ने इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस जैसे देशों का दौरा किया। 1928 में साइमन कमीशन के दौरान लखनऊ में उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। 1930 से 1935 के बीच नमक सत्याग्रह से जुड़े रहने के कारण उन्हें फिर से कई बार जेल जाना पड़ा। अल्मोड़ा जेल में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। 1946 में पंडित नेहरू चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। देश के आज़ाद होने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा गया, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया और उन्होंने देश हित में एक से बढ़कर एक कई ऐसे फैसले लिए जो आगे चलकर भारत के लिए काफी असरदार रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने आधुनिक मूल्यों और विचारों की बात की और उन्होंने सेक्युलर और लिबरल अप्रोच पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने भारत की बुनियादी एकता पर भी फोकस किया। उन्होंने 1951 में पहली पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके भारत के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया। भारतीय बच्चों को मुफ्त खाना, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कानून आदि। बच्चों के प्रति उनके अपार स्नेह और प्रेम के कारण 14 नवंबर को यानी उनके जन्म दिवस के अवसर पर हर साल हमारे देश में बाल दिवस मनाया जाता है, जिसे हम चिल्ड्रंस डे भी कहते हैं। भूगोल बदलने की बात इस वजह से जिसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ये पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत के एक प्रतिष्ठित देश के रूप में उभरने की याद दिलाता है। इस दिन का महत्व आज भी आम लोगों के दिलों में मौजूद है। विजय दिवस भारतीय सेना के हर एक बहादुर योद्धा की कहानी को अमर बना देता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने 3900 बहादुर संपत्ति खो दी। देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों के अलावा संघर्ष के दौरान लगभग 9800 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों पर लाने के बाद भारत विजेता बनकर उभरा। पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के समर्थन में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये भारत की पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे, जिन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के लिए मध्यस्थता की, जिसका नेतृत्व पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने किया था। ये 16 दिसंबर 1971 की जश्न की शाम थी, जब बांग्लादेश ने दिन की रोशनी देखी और भारतीय सेना ने अपनी वीरता से सुनहरे शब्दों में इतिहास लिखा। इस दिन को बांग्लादेश में बिजॉय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिसंबर 1971 को लगभग 4:30 बजे ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के बीच आत्मसमर्पण का समझौता हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा को सौंपी, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। गुस्साई भीड़ लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थी, लेकिन भारतीय सेना ने दयालुता दिखाते हुए ये सुनिश्चित किया कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। जश्न की खबर बाद में नई दिल्ली पहुंची, जहां जनरल सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री को इस बारे में सूचित किया। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसकी भावना आज भी याद की जाती है। 16 नवंबर 1989 के दिन एक ऐसे क्रिकेट सितारे का इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण हुआ जो आगे चलकर क्रिकेट का भगवान बन गया। भारत की ओर से 16 साल का लड़का जब पाकिस्तान में डेब्यू करने के लिए उतरा तो उसकी छोटी सी उम्र देखकर लोगों के होश उड़ गए।
और उस जमाने में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का खौफ दुनिया के हर बल्लेबाजों को था। लेकिन भारत का ये छोटा सा बल्लेबाज सीना तान के मैदान में उतरा और टीम इंडिया का झंडा बुलंद करके आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सुपरस्टार, क्रिकेट के भगवान, रिकॉर्ड के बेताज बादशाह और क्रिकेट जगत के सबसे महान बैट्समैन और क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर की। 16 साल की उम्र में सचिन ने अपना टेस्ट डेब्यू आज के दिन यानी 15 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में किया था। घरेलू मैचों में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारतीय टीम की ब्लू जर्सी मिली थी। तब किसी ने नहीं सोचा था इतना छोटा सा लड़का क्रिकेट जगत में अपनी ऐसी छाप छोड़ेगा कि आने वाले समय में उसे क्रिकेट का भगवान मान लिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि लोकसभा चुनाव के कारण भारत के दर्शकों को अपने इस महान बल्लेबाज के डेब्यू मैच को टीवी पर देखने का अवसर नहीं मिला था। इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से अछूता कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहा। उन्होंने अपने करियर में विश्व क्रिकेट के लगभग सभी रिकॉर्ड्स हासिल किए। अपने करियर के पहले मैच में सचिन महज 15 रन ही बना पाए, लेकिन आने वाले समय को उन्होंने चुनौती दे दिया कि तैयार रहो, सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया और वो अब भी 34,000 इंटरनेशनल रन के साथ विश्व क्रिकेट में सबसे ऊपर पहले स्थान पर मौजूद हैं। सचिन ने 200 टेस्ट खेलकर 53.78 की शानदार औसत से 15,921 रन बनाए, जिनमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा 463 एक दिवसीय मैचों में सचिन ने 44.83 की औसत से 18,426 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 49 शतक और 96 अर्धशतक देखने को मिले। इस तरह वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कुछ दिनों पहले ही टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली ने सचिन के वनडे में सर्वाधिक 49 शतकों की बराबरी कर ली है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या विराट सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक रनों का भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं। क्योंकि एक बार जब सचिन से पूछा गया था कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया था। कौन कर सकते हैं? विराट एंड रोहित आर द वंस। सचिन को खेल के क्षेत्र में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया है। क्रिकेट से जुड़े तमाम अवार्ड सचिन ने जीते, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अवार्ड, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। सचिन तेंदुलकर का जलवा देश के हर कोनों में बोला और जमकर बोला। सचिन क्रिकेटर के साथ साथ एक शानदार व्यक्तित्व भी हैं। आज तक उन पर किसी तरह के कोई भी गंभीर आरोप या छोटे बड़े आरोप नहीं लगे हैं और शायद यही वजह है कि सचिन खिलाड़ी के साथ साथ सबसे महान इंसान भी हैं और क्रिकेट जगत उनको क्रिकेट का भगवान मानता है। हम सचिन को आज के दिन के लिए विशेष शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सचिन के द्वारा बनाए गए इस महान कीर्तिमान को आने वाले समय में कोई भारतीय बल्लेबाज ही तोड़े। आज 15 दिसंबर है। आज का इतिहास उस व्यक्ति के नाम है जिसने अपने काम के बलबूते अपने व्यक्तित्व को निखारा और खुद एक संस्था बन गए। गुजरात से आने वाला ये व्यक्ति अपने नाम के साथ काम के चलते सरदार की उपाधि हासिल कर पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसानों के मसीहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के साथ भारतीय गणराज्य के संस्थापक के तौर पर पहचाना जाता है। सरदार पटेल ने आजादी की लड़ाई में अव्वल भूमिका निभाई। उन्होंने देश की एकता और रियासतों के एकीकरण की दिशा में अहम मार्गदर्शन दिया। वल्लभ भाई पटेल भारत की आजादी के बाद लगातार पहले 3 साल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री रहे। वो एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जिन्हें भारत समेत अन्य देशों में हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता रहा। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान 1918 में गुजरात के खेड़ा संघर्ष में रहा। उन दिनों खेड़ा भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट की मांग की। जब ये स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई।
ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान साल 1928 में गुजरात में हुआ। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की, जिसके बाद से ही वल्लभ भाई पटेल पूरी दुनिया में सरदार के नाम से जाने जाते हैं। पत्रकारिता देश का अभिमान है, पत्रकारिता समाज का स्वाभिमान है और पत्रकारिता सभी पत्रकारों का आत्मसम्मान है। 16 नवंबर को हिंदुस्तान राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहा है। आजादी से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक भारत के विकास में पत्रकारिता का योगदान बहुमूल्य रहा। समाज को सशक्त बनाने में और नागरिकों को जिम्मेदार बनाने में प्रेस ने हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में कई राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं और उन्हीं में से एक है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। आज का दिन स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर, निर्भीक और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रतीक है। पूरे विश्व में लगभग 50 देशों में प्रेस परिषद या मीडिया परिषद है। हमारे देश में प्रेस को वॉचडॉग एवं प्रेस परिषद इंडिया को मॉरल वॉचडॉग कहा जाता है। इसलिए आज का दिन हमें प्रेस की आजादी एवं जिम्मेदारियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। इस दिन को बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है और आज का दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसके सम्मान करने की बात सिखाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने के लिए नागरिकों की आवाज को बुलंद करता है। वैसे हमारे देश में प्रेस की आजादी संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी यानी राइट टू एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का ही हिस्सा है। प्रथम प्रेस आयोग ने देश में प्रेस की आजादी की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्चतम आदर्श कायम करने के उद्देश्य से प्रेस परिषद की कल्पना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई और 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया गया। तब से प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में पत्रकारिता को ऊंचा स्थान दिलवाने में पत्रकारिता जगत के मूल्यवान व्यक्तित्व गणेश शंकर विद्यार्थी का विशेष योगदान रहा है। 25 मार्च यानी गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस होता है और पत्रकार उस दिन उनको विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन 16 नवंबर को भी पत्रकारिता जगत में गणेश शंकर विद्यार्थी को विशेष रूप से याद किया जाता है क्योंकि वे मानवता के पुजारी थे जिन्होंने मानवता की रक्षा और शांति स्थापना के लिए अपना बलिदान दिया था। गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम पत्रकारिता जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी पहचान एक क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में थी जिनकी लेखनी से अंग्रेज सरकार भी खौफ खाती थी। वे सदैव किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए लड़ते रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसलिए सक्रिय रहे। आज के दौर में पत्रकारिता काफी चुनौतियों से घिरी है और उसे सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है न्यू मीडिया से। जिस तरह से आदर्शों को खत्म करके फेक न्यूज के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है और लोग भी सच जानने के लिए प्रयासरत नजर नहीं आते, ऐसे में प्रेस की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है और आने वाले दिनों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रेस को ठोस कदम उठाने होंगे। तभी पत्रकारिता फिर से उसी आदर्शों और मूल्यों को स्थापित कर सकेगा। भारत में स्वराज या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता को देखकर अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना आवश्यक हो गया है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसराय लॉर्ड एरविन की 31 अगस्त 1929 ईस्वी की घोषणा के आधार पर हुआ था। इस सम्मेलन में लॉर्ड एरविन ने साइमन कमीशन द्वारा सांविधिक आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद भारत के नए संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया जाएगा। इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की राजनीतिक समस्या पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 ईस्वी के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के अंतर्गत लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गोलमेज परिषद में गांधी जी की कोई दलील काम नहीं आई। ब्रिटिश सरकार अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई कि वो सम्मेलन का ध्यान मूल प्रश्नों से हटा दे और उसे अन्य विषयों, सांप्रदायिक समस्याओं में उलझा दे।
अपने अपने संप्रदायों की मांगों को लेकर भारतीय प्रतिनिधि सौदेबाजियां कर रहे थे। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन तय हुआ। आज हम आपको तृतीय गोलमेज सम्मेलन के कुछ अनकहे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुने हो। प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए यहाँ से सीख ले सकते हैं। आज हम आपको तृतीय गोलमेज सम्मेलन के कुछ अनकहे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी सुने हो। तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ। उस समय के इंग्लैंड में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे और तत्कालीन भारत के सचिव सैमुअल होर थे। भारत में वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस का मानना था कि सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसके कारण सम्मेलन में शामिल होने से किसी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। अधिकांश अन्य भारतीय नेताओं ने भी इसे अनदेखा ही किया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी इसमें भाग नहीं लिया। देशी राज्यों का संघ में विलय होने के कारण इस सम्मेलन में भारत के केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये सभी मुख्यतः प्रतिक्रियावादी तत्व और ब्रिटिश राज के भक्त थे। देशी राजाओं ने दिल्ली में एक बैठक कर ये निर्णय लिया कि उन्हें भारतीय संघ में शामिल होना तभी स्वीकार होगा जब अंग्रेज सरकार आंतरिक स्वायत्तता और राज्यों की सार्वभौमिकता का आश्वासन दे। सम्मेलन में देशी राज्यों के संघ में विलय के प्रारूप पर चर्चा की गई। संघ में आने वाले सभी राजाओं की तरफ से विधानमंडल में 125 सीटों की मांग की गई। भारतीय नेता केवल 80 सीट देना चाहते थे। उस समय के राजाओं ने ये मांग की कि विधानमंडल में राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रखे जाएं, जबकि भारतीय नेताओं द्वारा कहा गया कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही मान्यता दी जाए। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पीछे भारतीय राजाओं का बड़ा हाथ रहा। इस मुद्दे पर दोनों में मतभेद उग्र हो गया। ठीक जिस तरह से भारत में राजाओं की आपसी फूट अंग्रेजों का फायदा करती आई थी, इस सम्मेलन में भी आपसी मतभेद ने अंग्रेजों को अच्छा मौका दिया। फिर सभी राजाओं ने विधानमंडल के प्रश्न पर विचार विमर्श करना बंद कर दिया। अब राजाओं ने अपने पैतरे बदल दिए और वो ब्रिटिश नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीय नेताओं के आजादी हासिल करने के प्रयासों को विफल करने की योजना बनाने लगे। देशी राजाओं को अपनी मांगे मनवाने में असफलता मिली तो सभी राजा मंडल संघ को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अतः सम्मेलन की असफलता के पीछे भारतीय राजाओं का सबसे बड़ा हाथ रहा। इस सम्मेलन में भारतीयों के मूल अधिकारों की मांग की गई। साथ ही वायसराय के अधिकारों को सीमित करने का सुझाव दिया गया। सरकार ने इस प्रकार के सुझावों को ठुकरा दिया, जिसके कारण ये सम्मेलन भी विफल हो गया। सरकार की कथनी और करनी में फर्क गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों का हल ढूंढने का नाटक किया। मूल सुधारों के प्रति सरकार की नीयत किसी प्रकार भी साफ नजर नहीं आ रही थी। सम्मेलन के विचार विमर्श से जो एकमात्र प्रगति हुई वो सिर्फ कुछ अतिरिक्त सुधारों के साथ अंग्रेजी सरकार ने भारतीय विधेयक पास करने का फैसला लिया। इस विधेयक में केंद्र में संघीय शासन और प्रांतों को पहले से अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव था। अफसोस तीनों ही सम्मेलन विफल रहे, जिसमें वर्ग विशेष के निजी हितों के चलते और सरकारी फूट डालो और राज करो नीति के कारण तीनों ही सम्मेलन किसी भी प्रकार के सही फैसले करने में कामयाब नहीं हो पाए। इन सम्मेलनों की विफलता के साथ साथ सांप्रदायिकता का जहर भी देश में फैलता गया। संवैधानिक सुधारों के नाम पर तीनों गोलमेज सम्मेलन का नाटक ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्व रचित पटकथा के आधार पर खेला गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय सदस्यों की एकता के अभाव में अंग्रेज सरकार ने पूरी तरह लाभ उठाया। तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों से किसी भी तरह का कोई फायदा किसी भी भारतीय समूह को नहीं मिला। हिंदुस्तान विश्व का सबसे खूबसूरत देश है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम भारत के अलग अलग शानदार और मनोरम स्थान करते हैं। और उन्हीं में से एक है राजस्थान का एक प्यारा सा शहर, जिसने अपनी खूबसूरती का दीवाना हिंदुस्तान के लोगों को ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों को बनाया है। जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ शहर को देखने आते हैं और शहर की खूबसूरती पर अपना दिल दे बैठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली से कुछ दूरी पर स्थित राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जो पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। आज आपको पिंक सिटी से जुड़ी बहुत सी खास बातें बताएंगे, क्योंकि आज के दिन 295 साल पहले इस शहर को बसाया गया था। आज जहां जयपुर शहर है वहां कभी हरे भरे घने जंगल थे और महाराजा सवाई जयसिंह अक्सर वहां शिकार करने जाया करते थे।
लेकिन एक बार आमेर के पास उन्होंने ऐसे शहर को बसाने की कल्पना की जो चूने और मिट्टी से बना हो। 295 साल पहले 18 नवंबर 1727 को इस शहर की नींव रखी गई थी। कछवाहा शासक महाराजा सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किले के नीचे बसे करीब 100 एकड़ की भूमि में जयपुर शहर की परिकल्पना की थी। तब आमेर कछवाहा वंशजों की राजधानी हुआ करती थी। जयसिंह के निगरानी में मजदूरों ने अपनी कला की खूबसूरती को प्रस्तुत करते हुए इस शहर को बसाने और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन कला को पेश किया। इमारतों का निर्माण सुंदरता के साथ किया गया, सड़कों को भी चौड़ा किया गया, हर रास्ते को भी अपना खास नाम दिया गया। काम पूरी शिद्दत के साथ किया जा रहा था। बड़े बड़े वास्तुविद इस काम में लगाए गए थे। प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर ने धरती के द्योतक वर्गाकार एवं समय चक्र के द्योतक वृत्त के आधार पर काम शुरू किया था। ज्योति विद्वान पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजगुरु रत्नाकर पौंडरिक ने आमेर रोड पर स्थित गंगापोल गेट पर नींव रखी। वहीं विद्याधर ने 9 ग्रहों के आधार पर शहर में 9 चौकड़ियां बसाई। सूर्य के 7 घोड़ों पर आधारित 7 दरवाजे से युक्त शहर को परकोटा बनाया गया। शहर में अलग अलग द्वार बनाए गए। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कृष्ण पोल रखा गया, जिसे आज के समय में अजमेरी गेट कहा जाता है। सवाई जयसिंह ने शहरों के बीच चकोर तालाब भी बनवाया, जो आज ताल कटोरा के नाम से मशहूर है। पास में एक जय निवास उद्यान भी बनाया गया है, जहां भगवान गोविंद देव मंदिर की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसी के सामने सिटी पैलेस के नाम से राजमहल का भी निर्माण कराया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो जयपुर एक नहीं अनेकों खूबसूरत इमारतों के लिए जाना जाता है, जिसकी खूबसूरती का दीदार करने के लिए यहाँ हर दिन विश्व के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। और हवा महल भी उसी में से एक है, जो पर्यटकों के लिए एक विशेष स्थान है। शाम के समय जब जयपुर गुलाबी रंग की रोशनी में नहाता है तो इसकी सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप जयपुर में खड़े होकर इसकी खूबसूरती को महसूस करेंगे तो यकीन मानिए जयपुर आपको पिंक सिटी ही नहीं बल्कि पिंक वर्ल्ड नजर आएगा। और गर्व करने वाली बात है कि ये बहुत ही खूबसूरत शहर जयपुर हमारे देश हिंदुस्तान में बसा है। हमारे देश में जब स्वतंत्रता की लड़ाई चारों तरफ चल रही थी, तब कोई ना कोई विभूषण बनकर अंग्रेजों का भी साथ दे रहा था। लेकिन उस समय अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का भी जन्म हुआ था, जिनमें से लक्ष्मीबाई का स्थान कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिनके लिए कवियों ने लिखा भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा किया करते थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की महिला थी। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो जाने के कारण उनके घर में मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए मनु के पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाया करते थे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। मनु बचपन से ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा लिया करती थी। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वो झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद ही उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। उनका स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ जाने के बाद 21 नवंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान दोनों ने एक पुत्र को भी गोद लिया था, जिसका नाम था दामोदर राव। अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के चलते बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। मुकदमा लंबा चलता रहा, जिसके कारण इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी किया गया, जिसके कारण रानी को झांसी का किला छोड़कर रानी के महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति पूरे देश में चल रही थी, जिसमें झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां से भयानक हिंसा भड़की। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को अपने हाथ में ले लिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं को भर्ती किया गया और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उनको सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। 1857 के सितंबर-अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य उड़ीसा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला बोल दिया।
रानी ने सफलतापूर्वक इस युद्ध को जीत लिया। 1858 के जनवरी माह में अंग्रेज सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेज सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी दामोदर राव को साथ लेकर अंग्रेजों से बचकर निकलने में कामयाब हो गई। रानी झांसी से कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने रानी का साथ दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वो भी उस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों की सेना से लड़ते लड़ते रानी बाई की आंख में गोली लगने के कारण वो घायल हो गई। फिर भी रानी लड़ती रही, अंत में लड़ते लड़ते शहीद हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में अंग्रेज जनरल यूरोज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, उनके विद्रोही राजाओं में भी सबसे खतरनाक थी। भारत माता का इतिहास इसकी सपूतों के नाम से भरा है, जिसके पन्नों में अनेकों वीर समाये हैं, जिनमें से आज हम शेर मैसूर के बारे में जानेंगे। टीपू सुल्तान, इनके नाम पर भले ही विवाद चलता रहा हो, लेकिन टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहाब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का नाम फखरुनिसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेजों से युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। अपने पिता की तरह ही वो अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि उनके मन में पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेने की चाह थी, जिसके कारण अंग्रेज उनसे काफी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखती थी। सुल्तान अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक और युद्ध विद्या ले ली थी, लेकिन उनका अवगुण जो उनकी पराजय का कारण बना, वो फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक भरोसा करना रहा। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू रक्षा के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफी प्रशंसा की है। टीपू बहुत परिश्रमी शासक और मौलिक सुधारक और बहुत अच्छे योद्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वो अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी भी थे। ये उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता में अग्रणी के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। ये सामान्य धारणा है कि जामे जहानुमा 1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। वो गुलामी को खत्म करने वाले पहले शासक थे। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने के फैसले किए, जिसमें नतीजा हुआ कि आज भी कर्नाटक के किसान विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में उत्तरी भारत के किसानों से अलग है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक हैं और उनके बेटों और बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया है। टीपू सुल्तान अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे। साल 1791 में श्रीगंगा तट के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र से हिंदू विषयों के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण मिलते हैं। इस दावे के लिए टीपू के 30 पत्रों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संरक्षित किया गया है। गांधी जी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वो सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू के पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का जीवंत प्रमाण है। गांधी जी ने टीपू द्वारा वक्फों को हिंदू मंदिरों के समानांतर स्थापित किया। उनके महल वेंकटरमन, श्रीनिवास और श्री रंगनाथ मंदिरों के करीब खड़े थे। ये मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय रहे। कवियों और विद्वानों ने उनके दरबार को सुशोभित किया और वो सुलेख में बहुत रुचि रखते थे।
उनके द्वारा आविष्कृत सुलेख के नियमों पर रिसाला डार खते तर्ज मोहम्मदी नामक फारसी में एक ग्रंथ मौजूद है। उन्होंने जबरजद नाम ज्योतिष पर भी एक किताब लिखी। उनकी लाइब्रेरी की अनेक पुस्तकें पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फातिमा, उनके बेटों हसन और हुसैन के नाम को कवर के मध्य में और चारों कोनों पर 4 खलीफाओं के नाम के साथ ले जाती हैं। उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी पांडुलिपियों के 2000 से अधिक संगीत, हदीस, कानून, सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गणित से संबंधित है। मंगलोर की संधि से भी अंग्रेजों और मैसूर में युद्ध समाप्त नहीं हो पाया था। दोनों पक्ष इस संधि को चिरस्थायी मानते थे। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने, लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान उनका प्रमुख शत्रु था। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निजाम के साथ संधि कर ली और इस पर टीपू ने भी फ्रांसीसियों से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया ताकि दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित करे। कॉर्नवालिस जानता था कि टीपू के साथ उनका युद्ध जरूरी है, इसलिए वो महान शक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करता रहा। उसने निजाम और मराठों के साथ संधि कर एक संयुक्त मोर्चा कायम करके टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह मैसूर की तीसरी लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई 2 साल तक चली। शुरुआत में अंग्रेज असफल रहे, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई। मार्च 1792 ईस्वी में रंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा और 30 लाख पाउंड संयुक्त मोर्चे को दंड स्वरूप दिया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि नदी के बीच था, वो प्रदेश निजाम को मिला। कुछ हिस्सा मराठों को भी मिला। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की उम्र में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की बहुत धूर्तता से अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया।